नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। पिछले वीडियो में इसी सीरीज में फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, आप लोगों को ये पसंद आया, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों की बेहद डिमांड पर मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ गया। साथियों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है और यहाँ आप इस वक्त स्क्रीन पर उसका लिंक देख सकते हैं। और यहाँ से आप जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से इस पार्ट को शुरू कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, अब पिछले वीडियो में हमने 6 चर करण तक की बात की थी, 5 चर करणों की बात की थी। अब 6ठा चर करण आता है वणिज करण। और इस करण को समझने के लिए आपको इसके नाम पर ही थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका नाम ही इसके मूल स्वभाव की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा, एक संकेत दे रहा है। वणिज यानी कि वाणिज्य, कॉमर्स, ट्रेड या लेन देन, वाणिज्य। इसलिए जब हम वणिज करण की इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने बिजनेस, ट्रांजैक्शन, वैल्यू और फाइनेंशियल एक्टिविटी की एक थीम उभर कर आती है। अब यहां पर एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक समझिए। वणिज को, व्यापार को शुक्र से एसोसिएट किया गया और शुक्र एस्ट्रोलॉजी में केवल प्रेम और विवाह का ग्रह ही नहीं है, शुक्र का एक बहुत बड़ा डोमेन है वैल्यू और मटेरियल का एंजॉयमेंट, यानी कि पैसा, सुख सुविधा, लग्जरी, अट्रैक्शन, ब्यूटी, रिलेशनशिप्स और ऐसी चीजें जिनमें व्यक्ति को वैल्यू, प्लेजर या फिर कंफर्ट प्राप्त होता है। शुक्र का मतलब यही है, विलासिता, भोग, इनसे संबंधित इसको रखा गया है। अब जब एक तरफ करण का मूल संकेत ही वाणिज्य और कॉमर्स है और दूसरी तरफ इसकी प्लैनेटरी एसोसिएशन शुक्र से की जा रही है, तो बिजनेस ओरिएंटेशन की इंटरप्रिटेशन नेचुरली समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि व्यापार का बेसिक प्रिंसिपल ही क्या होता है? क्या होता है व्यापार का प्रिंसिपल? किसी भी वस्तु या फिर सर्विस की वैल्यू को समझना, उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाना और उसके एवज में, उसके बदले में एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एक्सचेंज प्राप्त करना। यानी जो आपने सेवाएं दी, जो वस्तु दी, जो ज्ञान दिया या जो कुछ भी आपने दिया, उसके बदले में आपको एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एक्सचेंज चाहिए होता है। इसी को व्यापार, इसी को वाणिज्य कहते हैं। और यही वजह है कि वणिजकरण की एनर्जी में ट्रांजैक्शन और वैल्यू कैलकुलेशन की टेंडेंसी देखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो वणिजकरण में पैदा होता है, वो किसी भी चीज को देखकर केवल ये नहीं सोच सकता कि मुझे ये चीज पसंद है, बल्कि उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसकी कीमत क्या होगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसे कितने में लिया जा सकता है, इसमें लेने में फायदा कितना है, अगर इसे आगे बेच दूं तो मार्जिन कितना बन सकता है। यानी वणिजकरण की एनर्जी में पैसा, प्राइस, कीमत और वैल्यू, इसके बीच का फर्क समझने की क्षमता इंपॉर्टेंट हो सकती है। हर महंगी चीज वैल्यूएबल नहीं होती है, आप जानते हैं। हर सस्ती चीज बेकार नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। बिजनेस माइंडेड जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। और यही कॉमर्शियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम इसी कारण वणिजकरण को बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, सेल्स, फाइनेंस और नेगोशिएशन जैसी एक्टिविटीज के साथ में नेचुरली कॉम्पेटिबल मान लेते हैं। क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में वैल्यू का असेसमेंट और एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट किसी ना किसी रूप में मौजूद रहता ही रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सेल्स में काम कर रहा है, उसे सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी होना काफी नहीं होगा, उसे यह भी समझना पड़ेगा कि उस कस्टमर के लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर वो कस्टमर की जरूरत और प्रोडक्ट की वैल्यू को कनेक्ट कर पाता है उसके सामने, तभी वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाएगा, यानी बेच पाएगा। और यही कॉमर्शियल थिंकिंग भी है। इसी तरीके से बिजनेस भी में भी केवल प्रोडक्ट अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, प्राइसिंग उसकी क्या होगी, कॉस्ट कितनी है, मार्जिन कितना मिल रहा है और कस्टमर उसका कौन है, कंपटीशन क्या कर रहा है वहां पर, पेमेंट की टर्म्स क्या होंगी, नेगोशिएशन किस तरीके से करनी है, इन सब को समझना ही ये गणित है।
और वणिज की सिंबलिज्म इसी तरीके के प्रैक्टिकल एक्सचेंज और कॉमर्शियल थिंकिंग की तरफ संकेत करती है। यहां पर शुक्र की एक और क्वालिटी को समझना भी जरूरी है। शुक्र सिर्फ पैसा नहीं है, शुक्र कंफर्ट और एंजॉयमेंट का कारक भी है। इसलिए वणिजकरण की एनर्जी में केवल पैसा कमाने की इच्छा नहीं, बल्कि उस पैसे से अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की इच्छा भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अच्छी चीजें पसंद कर सकता है। अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, सुंदर माहौल हो, सराउंडिंग अच्छी हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, लाइफस्टाइल लग्जरी हो, प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी चीजें जिनमें क्वालिटी और एस्थेटिक वैल्यू हो, इनकी तरफ उसका अट्रैक्शन होगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आखिर शुक्र का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही एंजॉयमेंट और अप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है साथियों। लेकिन यहीं पर बैलेंस की जरूरत भी आ जाती है, जैसा हर करण में होता है, क्योंकि कमाई की इच्छा और कंजम्पशन की इच्छा एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। अगर वणिजकरण की कॉमर्शियल इंटेलिजेंस बैलेंस्ड रहे, अच्छी रहे, सुव्यवस्थित हो, तो व्यक्ति वैल्यू क्रिएट करके पैसा कमाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अगर शुक्र की कंफर्ट सीकिंग टेंडेंसी यानी सुख प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा डोमिनेट अगर करने लगे, तो ऐसा व्यक्ति कमाई से ज्यादा स्पेंडिंग, अपना खर्चा और लाइफस्टाइल के अपग्रेड पर फोकस कर सकता है। यानी पैसा आ रहा है लेकिन उतनी ही तेजी से लाइफस्टाइल को बनाने के चक्कर में खर्चे भी बढ़ते हैं। और यही एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। धन कमाने की क्षमता और धन को संभालने की क्षमता दोनों एक चीज नहीं है। किसी व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग बिजनेस के सेंस हो सकता है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन कमजोर है तो वही व्यक्ति अपनी अर्निंग को लॉन्ग टर्म वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म वणिजकरण में हुआ है तो केवल ये देखकर कि आप बिजनेस कर सकते हैं, एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा। हमें आगे देखना होगा कि शुक्र जन्म कुंडली में किस स्थिति में, शुक्र किस राशि में, किस भाव में, किन ग्रहों से जुड़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका धन, इनकम और करियर रिलेटेड हाउस से कोई संबंध बन रहा है 2, 6, 10 से। अगर वणिज की कॉमर्शियल टेंडेंसी के साथ शुक्र भी स्ट्रांग है और कुंडली के धन और प्रोफेशनल इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस, फाइनेंस, सेल्स, कॉमर्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी या वैल्यू बेस्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज की सुटेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांगली सामने आ सकती है। लेकिन अगर शुक्र की कंडीशन ऐसी है कि व्यक्ति कंफर्ट तो बहुत ज्यादा चाहता है लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसका कमजोर होगा, तो वही वणिज की एनर्जी ओवर स्पेंडिंग, अननेसेसरी लग्जरी या लाइफस्टाइल के प्रेशर की तरफ जाएगी। यानी यहां भी वही एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल काम कर रहा है जो हमने बाकी के पिछले करणों में देखा था। एक ही एनर्जी का एक्सप्रेशन व्यक्ति की मैच्योरिटी और पूरी कुंडली की कंडीशन के अनुसार बदल सकता है। देखिए, वणिजकरण का पॉजिटिव एक्सप्रेशन है वैल्यू का क्रिएशन, यानी धन बनाना और इंटेलिजेंटली एक्सचेंज करना। और इसका इम्बैलेंस यानी ये बिगड़ जाए तो क्या होता है, मटीरियल का अटैचमेंट और एक्सेसिव कंजम्पशन। इसलिए वणिजकरण को केवल व्यापार का करण कहना इस तरीके से याद मत कीजिए, इसे थोड़ा सा गहराई तरीके से समझिए। वणिज हमें वैल्यू को पहचानने, एक्सचेंज को समझने और कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को देखने की टेंडेंसी देता है, जबकि शुक्र इसमें पैसा, मनी, कंफर्ट, अट्रैक्शन और मटेरियल के एंजॉयमेंट की लेयर्स जोड़ देता है। और अगर आप इस करण को करियर के एनालिसिस में यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक सवाल जरूर पूछिएगा, इस इंसान में, जिसकी कुंडली देख रहा हूं, इस इंसान में पैसा कमाने की एबिलिटी तो है, लेकिन क्या इसकी कुंडली ये भी दिखाती है कि वो उस पैसे को प्रिजर्व और ग्रो कर पाएगा, यानी रोक पाएगा और उसे बढ़ा पाएगा नहीं। क्योंकि इनकम बनाना एक स्किल है, वेल्थ बनाना एक स्किल है और उसे खर्च करना दूसरी। वणिजकरण को समझते समय इन दोनों के बीच का ये फर्क समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं 7वें करण में, जो चर करणों में आखिरी करण है। वो है विष्टिकरण, जिसे आप भद्रा के नाम से भी जानते हैं। और करणों में अगर किसी एक करण को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डर देखने को मिलता है तो वो विष्टिकरण है।
कई बार लोग पंचांग में भद्रा देखकर ही मान लेते हैं कि अब कोई भी काम नहीं किया जा सकता, भद्रा तिथि जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी का लर्नर के रूप में आपको थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि विष्टि की प्रकृति क्या है और आखिर में इसे सामान्य शुभ कार्यों के लिए अवॉइड क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसकी प्लैनेटरी और डीटी एसोसिएशन को समझते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान में विष्टि को शनि और यमराज से एसोसिएटेड किया गया। अब शनि की बेसिक नेचर क्या होती है? देखिए, शनि हमें लाइफ की डिफिकल्ट रियलिटीज से सामना करवाता है, इसलिए शनि से हार्ड वर्क, प्रेशर, डिसिप्लिन, डिले, स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कठिन परिस्थितियों जैसी चीजें जुड़ी हुई हैं। शनि आपको हमेशा आसान रास्ता नहीं देता। शनि ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा और रियलिटी को एक्सेप्ट करके ही काम करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ यमराज की यानी यम की सिंबलिज्म समझिए। यम का संबंध है फाइनलिटी से, बाउंड्रीज से, किसी चीज के खत्म हो जाने से, एंडिंग से, और कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ा जाएगा। यानी ऐसे सिचुएशन जहां पर किसी चीज का एक निर्णायक परिणाम सामने आना है, कोई सीमा तय करनी है या फिर किसी पुराने फेज को समाप्त करना है। अब हम शनि और यम की दोनों एनर्जीज को ब्लेंड करके एक साथ रखते हैं तो विष्टि की नेचर समझ में आने लगती है। देखिए, ये कोई सॉफ्ट, कंफर्टेबल या इजी गोइंग एनर्जी वाला करंट नहीं है। इसकी प्रकृति ज्यादा इंटेंस और डिमांडिंग और डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने वाली मानी जाएगी। इसलिए विष्टि की एनर्जी को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल मन में यह उठना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समय किस तरीके के काम में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इसका उत्तर आता है उन सिचुएशंस में जहां पर प्रेशर हो, जहां पर इंसान को चैलेंजेस मिले, जहां क्राइसिस हो, जहां क्राइसिस का मैनेजमेंट हो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो और जहां बाकी के लोग शायद पीछे हटने लग जाएं। यही कारण है कि विष्टि को क्राइसिस ओरिएंटेड एक्टिविटीज यानी क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई सिचुएशन बिल्कुल स्मूथ नहीं है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई डिफिकल्ट रिकवरी करनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर कोई ऐसा काम जिसे बहुत ज्यादा प्रेशर के बीच में पूरा किया जाना है। ऐसी जगह पर विष्टि की इंटेंस एनर्जी प्रैक्टिकल रूप से यूजफुल मानी जा सकती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी समझिएगा। विष्टि को सामान्य शुभ कार्यों के लिए अवॉइड करना और विष्टि को हर काम के लिए खराब मान लेना, दोनों एक बात बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशनल मुहूर्त की टेक्नोलॉजी अप्रोच में विष्टि या भद्रा के दौरान सामान्य मांगलिक और शुभ शुरुआतों को अवॉइड करने की बात कही जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या फिर किसी मेजर ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स का काम। क्योंकि इन एक्टिविटीज की नेचर क्या होती है, इसमें हम चाहते हैं कि शुरुआत स्मूथ हो, स्टेबिलिटी आ जाए, हार्मनी आ जाए और काम बिना अननेसेसरी रुकावटों के आगे बढ़ता रहे। इस विष्टि को नेचुरल, इसकी खुद की नेचुरल एनर्जी क्या है? प्रेशर, स्ट्रगल, इंटेंसिटी और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो यहां काम की नेचर और करण की नेचर के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी का प्रिंसिपल भी सामने आता है। अगर आप काम ऐसा है, आपका काम जिसमें हार्मनी, स्मूथनेस और शुभ शुरुआत चाहिए, तो विष्टि की इंटेंस नेचर को नेचुरली आइडियल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर काम की नेचर ही डिफिकल्ट है, क्राइसिस ओरिएंटेड है या आपको किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना है, तो उसी इंटेंसिटी का उपयोग अलग तरीके से किया जा सकता है। किसी के लिए प्रॉब्लम तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। यानी इसे एक लाइन में समझिएगा, अनफेवरेबल फॉर वन एक्टिविटी डज नॉट मीन यूजलेस फॉर एवरी अदर एक्टिविटी। एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में किसी चीज को सिर्फ शुभ या अशुभ लेबल लगा देना और छोड़ देना कई बार उसके एक्चुअल नेचर को समझने से रोक देता है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में आपको असली सच्चाई बताता हूँ। ज्योतिष कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, ज्योतिष में समझना होता है। मुहूर्त बड़े आराम से आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। आगे भी हम इस तरीके के और हमारे पंचांग से रिलेटेड और भी गहराई वाले वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। आपको वो ज्ञान देने की कोशिश करूंगा जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बनाया गया, जिस टेक्निक्स को, ना कि रटने के लिए। देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये एनर्जी किस काम के लिए कॉम्पैटिबल है और किस काम के लिए नहीं है।
वृष्टि की यही वजह से एक इंटरेस्टिंग रेपुटेशन है। सामान्य मांगलिक कार्यों के लिए इसे अवॉइड किया जाता है, लेकिन जब डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशंस में देखना हो तो इसकी एनर्जी को बहुत अलग नजरिए से, तरीके से और सम्मान से देखा जाता है। यानी जिस इंटेंसिटी को आप एक स्मूथ शुरुआत के लिए अनसुटेबल मान रहे हैं, वही इंटेंसिटी किसी क्राइसिस को हैंडल करने में जबरदस्त ताकत की तरह काम कर सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति का जन्म विष्टिकरण में देखते हैं तो इसी प्रिंसिपल को पर्सनैलिटी में भी अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? इस तरीके के व्यक्ति में प्रेशर की सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी जबरदस्त होगी। जहां सामान्य परिस्थितियों में उसे कोई खास एक्साइटमेंट महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कोई सीरियस प्रॉब्लम सामने आ जाए, वो ज्यादा फोकस्ड होकर काम करना शुरू कर सकता है। इसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे समझिए कि जैसे ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो व्यक्ति शायद एवरेज पेस पर काम कर रहा है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ऑफिस में, लेकिन जैसे ही अचानक डेडलाइन बहुत ज्यादा नजदीक आती है कि अब इससे तारीख से पहले काम खत्म होने हैं, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी या पूरा प्रोजेक्ट अगर संकट में आ जाएगा, तो ऐसा में वही व्यक्ति सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड हो जाएगा। यानी प्रेशर उसके लिए हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि कभी कभी एक्टिवेशन का पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन यहां भी एक इसकी शेडो साइड है, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। शनि की एनर्जी अगर बैलेंस्ड हो चार्ट में, कुंडली में, तो डिसिप्लिन और एंड्योरेंस देगी। लेकिन अगर वहां इम्बैलेंस हो, पाप प्रभाव में हो, तो एक्सेसिव प्रेसिसिज्म, फ्रस्ट्रेशन या फिर हैवीनेस दे सकती है। यम की फाइनलिटी अगर सही तरीके से समझी जाए तो बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस को अवेयरनेस देती है। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति चीजों को बहुत एक्सट्रीम तरीके से देख सकता है। इसलिए वृष्टि वाले व्यक्ति के लिए भी लेसन यही है, सबक यही है कि अपनी इंटेंसिटी को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। हर सिचुएशन को क्राइसिस मत बनाइए, हर डिसएग्रीमेंट को बैटल मत बनाइए, हर प्रॉब्लम को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी व्यक्ति के बर्थ में करण के रूप में वृष्टि को देखते हैं, तो अगला स्टेप ये होगा कि शनि की एक्चुअल स्थिति को देखिए। शनि किस राशि में है, किस भाव में है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, किन ग्रहों से संबंध रखता है और करियर रिलेटेड हाउसेस के साथ में उसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि अगर वृष्टि की नेचुरल क्राइसिस हैंडलिंग क्वालिटी पावर को शनि और शनि की एक्चुअल चार्ट पोजीशन एक दूसरे को जब सपोर्ट कर रही हो, तो ये क्वालिटी प्रोफेशन में ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे सकती है। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी, डिफिकल्ट मैनेजमेंट सिचुएशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस हैंडलिंग, डिसिप्लिन बेस्ड प्रोफेशंस या ऐसे क्षेत्रों को कुंडली के बाकी इंडिकेटर्स के साथ में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, केवल वृष्टि देखकर प्रोफेशन फाइनल नहीं करेंगे। करण नेचुरल वर्किंग टेंडेंसी को बताता है, पूरी कुंडली उसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती है। तो वृष्टि को याद रखने का सबसे सही तरीका ये नहीं है कि वृष्टि अशुभ है, बल्कि इसे इस तरीके से समझिए कि वृष्टि की एनर्जी इंटेंस, डिमांडिंग और डिफिकल्ट परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। इसलिए सामान्य शुभ और मांगलिक शुरुआतों में इसे ट्रेडिशनल मुहूर्त रूल्स के अनुसार अवॉइड किया जाता है, जबकि कठिन परिस्थितियों और क्राइसिस ओरिएंटेड काम में इसकी वही इंटेंसिटी उपयोगी हो सकती है। और शायद यही वृष्टि का सबसे बड़ा सबक और लेसन है। हर एनर्जी को हर काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां कलम काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। लेकिन सही काम और सही परिस्थिति में वही एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब हम उन 4 करणों पर आ गए साथियों, जिन्हें स्थिर करण कहा जाता है। ये 4 क्या हैं? शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। अभी तक हमने जिन 7 चर करणों को देखा वो अपने निर्धारित क्रम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इन चारों का व्यवहार अलग है। ये पूरे महीने में लगातार घूमते हुए रिपीट नहीं होते, बल्कि पंचांग में ये 4 इनके निश्चित स्थान पर आते। और यही वजह है कि इनको समझते समय सिर्फ इनके नाम याद करना पर्याप्त नहीं होगा, इनके फिक्स्ड प्लेसमेंट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इनका जन्म किसी व्यक्ति के जीवन में कंपैरेटिवली एक अलग और डिस्टिंक्टिव सिंबलिज्म लेकर आता है। चर करणों की तरह इनकी एनर्जी बार बार आने वाले सामान्य साइकिल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लुनार मंथ के एक खास फेज में दिखाई देते हैं। अब
इनके प्लेसमेंट को एक बार फिर से सीक्वेंस में समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी आता है, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग, और उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक कृष्णुग्न। और इसी क्रम में ये 7 इसके जस्ट बाद में वो 7 जो चर करण मैंने बताए थे उसका साइकिल शुरू हो जाता। अब यहां पर एक एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले व्यक्ति के रूप में आपको एक सबल पॉइंट को भी पकड़ना होगा। इन चारों को स्थिर कहने का मतलब ये नहीं है कि इनकी नेचर हमेशा रिजिड या फिर इनएक्टिव होगी। यहां स्थिरता मुख्य रूप से इनके पंचांग के सीक्वेंस और प्लेसमेंट के संदर्भ में, यानी इनके स्थान फिक्स्ड है, ये उसी तिथि पर आएंगे। इनकी पर्सनालिटी और इनके मुहूर्त का इंटरप्रिटेशंस को अलग अलग उनके सिंबलिज्म, डीटी और ट्रेडिशनल एसोसिएशंस के आधार पर समझना होगा। और यही वजह है कि स्थिर करणों को हम एक साथ देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। इन चारों की प्रकृति आपस में काफी अलग है। शकुनी की एनर्जी स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वेशन की तरफ जाती है। चतुष्पद का सिंबलिज्म पशु, 4 पैर और ग्राउंडेड नेचर से जुड़ा है। नाग हमें हिडन और डीपर डायमेंशंस की तरफ ले जाता है, जैसे सांप बिल बनाता है गहराई में। जबकि किस्तुग्न कंपटीशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग तरीके की एनर्जी को दिखाता है। तो अब इन चारों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। और यहां भी हमारा तरीका वही रहेगा जो हमने चर करणों में अपनाया था। केवल ये नहीं देखेंगे कि इस करण में पैदा हुए व्यक्ति ऐसे होते हैं, बल्कि ये समझेंगे कि उस करण का सिंबल क्या है, उसका ट्रेडिशनल एसोसिएशन क्या है, उसमें कौन सी क्वालिटीज निकलती हैं, और फिर वो क्वालिटीज व्यक्ति की साइकोलॉजी, उसका प्रैक्टिकल लाइफ, उसका करियर और उसके मुहूर्त में किस तरीके से दिखाई दे सकती है। साथियों, अब हम आते हैं सबसे पहले स्थिर करण यानी कि शकुनी करण पर। और यहां पर सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। शकुनी नाम सुनते हमारे दिमाग में महाभारत के वो शकुनी और उनकी मामा शकुनी और उनकी चालाकियां आने लगती हैं। इसलिए बहुत से लोग इस करण को देखते ही इसे नेगेटिव मान लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में किसी नाम या सिंबलिज्म को केवल उनके पॉपुलर एसोसिएशन से जज करना सही तरीका नहीं है। हमें पहले यह देखना होगा कि इसके पीछे कौन सी वर्किंग क्वालिटी दिखाई जा रही है। शकुनी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, यानी परिस्थिति को देखकर तुरंत रिएक्शन देने की बजाय पहले उसे समझना, ऑब्जर्व करना और फिर कैलकुलेटेड तरीके से ही आगे बढ़ना। जैसे इसे लिंक अगर आप करना चाहें तो वही महाभारत के शकुनी, उन्होंने डायरेक्ट कभी कुछ नहीं किया, हमेशा लंबे पासे चलाए। उन्हें वो शौक भी था उसका चौपड़ का, जो पासे खेलते थे। वो बड़ी आगे की सोच रखते थे। भांजों को, कौरवों को किस तरीके से आगे ले जाना है, कूटनीति जबरदस्त करते थे। बस यही है शकुनी। जिसका जन्म शकुनी करण में हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने क्या हो रहा है, बल्कि वो ये भी समझने की कोशिश कर सकता है कि इसके पीछे पीछे क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति क्या चाहता है, किसकी पोजीशन क्या है और आगे क्या हो सकता है। यही ऑब्जर्वेशन इसकी पहली स्ट्रेंथ बन जाती है। मान लीजिए किसी ऑफिस में 2 लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है। एक व्यक्ति सिर्फ दोनों की बातें सुन रहा है और अपने ओपिनियन बना लेगा। लेकिन शकुनी की स्ट्रेटेजिक एनर्जी वाला व्यक्ति जो होगा वो शायद पहले दोनों पक्षों को ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा। वो ये देखेगा कि एक्चुअल डिसएग्रीमेंट किस बात पर है, किसकी क्या आवश्यकता है, कौन सी बात ओपनली कही जा रही है और कौन सी बात इनडायरेक्टली ऑपरेट कर रही है। यानी उसकी नजर सिर्फ सरफेस इवेंट पर नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे के डायनामिक्स पर भी वो सोचकर देखेगा। अब वही एबिलिटी आगे स्ट्रेटेजी में बदल जाएगी। स्ट्रेटेजी का मतलब चाल चलना नहीं है। स्ट्रेटेजी का बेसिक मतलब है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके आधार पर सही समय पर सही कदम बढ़ाना। इसलिए शकुनी एनर्जी वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि किससे क्या कहना है, किस बात को अभी उठाना है और किस बात को कुछ समय के लिए छोड़ देना है, कहां सीधे बोलना है, कहां थोड़ा सा इंतजार करना है, कहां कॉम्प्रोमाइज करना है और कहां पर अपनी पोजीशन पर फर्मली खड़े रहना है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक हिस्सा है। इसी कारण शकुनी की एनर्जी को लो मेडिटेशन, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में केवल नॉलेज प्राप्त नहीं होती, आपको सिचुएशन पढ़नी पड़ती है, सामने वाले की पोजीशन
समझनी पड़ती है और फिर ऐसा से सॉल्यूशन निकालना पड़ता है जिसमें प्रैक्टिकल आउटकम मिल सके। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एक मीडिएटर का काम ही यही होता है। उसे किसी एक पक्ष का ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है, उसे दोनों पक्षों को समझना है, कॉन्फ्लिक्ट की रूट आइडेंटिटी करनी है और फिर ऐसा रास्ता निकालना है जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। यहां ऑब्जर्वेशन और स्ट्रेटेजी दोनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शकुनी की सिंबलिक क्वालिटी इस तरीके के कामों में यूजफुल हो सकती है। लेकिन अब यहां पर शकुनी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉशन, चेतावनी आती है। स्ट्रेटेजी और मैनिपुलेशन के बीच में बहुत पतली सी एक लाइन होती है। अगर व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिचुएशन को समझकर सही सॉल्यूशन निकालने में करता है तो यही क्वालिटी विजडम और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस बन जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरों की वीकनेस को, कमजोरी को पहचान कर सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए अगर उन इंसानों का इस्तेमाल करने लगे तो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे मैनिपुलेशन में बदल सकती है। यानी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है कि इंटेलिजेंस का इंटेंशन और एप्लीकेशन आखिर क्या है। इसलिए शकुनीकरण की सबसे बड़ी लर्निंग, सीख यही है कि अपनी ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस को लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि सिचुएशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म शकुनीकरण में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के इंसान के रूप में आपको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा चालाक हो। आपको पहले देखना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजिक एबिलिटी किस दिशा में जा रही है। व्यक्ति की पूरी कुंडली में बुध, मंगल, शनि और करियर और कम्युनिकेशन से जुड़े संकेत किस तरीके के, ये देखने के लिए ही इस टेंडेंसी की प्रोफेशनल एक्सप्रेशन को समझना ज्यादा उचित रहेगा। अगर जन्म कुंडली की बाकी इंडिकेशंस सपोर्ट करती हैं तो लॉ, इन्वेस्टिगेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, स्ट्रेटेजी, एडवाइजरी वर्क या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी फील्ड्स को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस गलत दिशा में जा रही हो तो ओवर थिंकिंग, सस्पिशन या फिर अननेसेसरी मैनिपुलेशन जैसी टेंडेंसीज भी दिखाई दे सकती। इसीलिए शकुनी को याद रखने का सबसे सही तरीका यह नहीं है कि शकुनी मतलब चालाक, बल्कि इसे इस तरीके से समझिए कि जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करे, इंफॉर्मेशन को समझे, सही समय पर पहचाने और फिर कैलकुलेटेड एक्शन कदम उठा ले। लेकिन साथ में अपनी इंटेलिजेंस की एथिकल बाउंड्री को भी बनाकर रखे, क्योंकि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति सिर्फ ये जानना है कि सामने वाले को कैसे मात देनी है, लेकिन एक मैच्योर स्ट्रेटेजिस्ट ये भी जानता है कि हर सिचुएशन को युद्ध बनाना जरूरी नहीं है। और यही शकुनीकरण की सबसे इंपॉर्टेंट सीख है, सबक है। इंटेलिजेंस को स्ट्रेटेजी बनाइए, मैनिपुलेशन बिल्कुल मत बनाइए। साथियों, अब हम अगले स्थिर करण पर आते हैं। दूसरा आता है चतुष्पद करण। सबसे पहले इसके नाम को समझिएगा। चतुष्पद, इसका लिटरल मीनिंग होता है चार पैरों वाला। इसी नाम से इसका बेसिक सिंबलिज्म सामने आता है, यानी इसका कनेक्शन जानवरों से, पशु जीवन और एनिमल्स और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज के साथ में देखा जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी में जब किसी करण का सिंबलिज्म एनिमल से जुड़ता है, जानवर से जुड़ता है, तो हमें यह देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्वालिटी किस तरीके से दिखाई दे सकती है। इसलिए चतुष्पद करण की इंटरप्रिटेशन में एनिमल केयर, वेटरनिटी वर्क, पशु चिकित्सा, पशु सेवा और एनिमल वेलफेयर जैसी फील्ड्स को जोड़ा जाता है। ऐसा व्यक्ति एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति नेचुरल सेंसिटिविटी रख सकता है, उनके साथ काम करने में कंफर्ट महसूस कर सकता है या फिर किसी न किसी रूप में पशुओं से जुड़ी हुई एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्शन उसका हो सकता है। लेकिन यहां मैं आपको एक और गहरा लेयर समझाना चाहता हूं, क्योंकि चतुष्पद को केवल एनिमल्स वाला करण समझ लेना इसकी इंटरप्रिटेशंस को बहुत छोटा कर देगा। देखिए, चतुष्पद चार स्थिर करणों में से एक है और ये चारों करण लूनार मंथ में एक पर्टिकुलर एंडिंग फेज में आते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस में इनके सिंबलिज्म को केवल इमीडिएट एक्टिविटी तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि क्लोजर, रूट्स, एंसेस्ट्रल थीम्स और डीपर फैमिली कनेक्शंस जैसी लेयर से भी जोड़ा जाता है।
यानी चतुष्पद के सिंबलिज्म को पढ़ते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि व्यक्ति का कनेक्शन अपनी रूट, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस और अपने पुराने संस्कारों से किस तरीके का हो सकता है। इसी वजह से चतुष्पद करण को एंसेस्टर और फैमिली ट्रेडिशन से जोड़कर देखने वाली इंटरप्रिटेशंस भी मिलती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चतुष्पद जातक की पूरी जिंदगी एंसेस्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमेगी, बल्कि ये एक टेंडेंसी या फिर थीमेटिक कनेक्शन की एक की तरह इसको समझना उचित रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए फैमिली की जड़ें, रूट्स, अपने से बड़े लोगों की बातें, पुरानी फैमिली के वैल्यूज या फिर एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों की जो ट्रेडिशंस है उनको कंपैरेटिवली ज्यादा मीनिंगफुल उसके लिए वो चीजें हो सकती हैं। अब इसे साइकोलॉजी में समझिएगा। कुछ लोग अपनी फैमिली की हिस्ट्री से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। उन्हें यह जानने में इंटरेस्ट रहता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, पूर्वज कैसे थे, फैमिली में कौन सी ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, घर के पुराने वैल्यूज क्या हैं और आज की जनरेशंस उन वैल्यूज को किस तरीके से आगे लेकर जा सकती है। कुछ किरदार होते हैं ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा, 2-3 भाई हैं जिसमें से कोई एक भाई कहीं निकल गया, फॉरेन चला गया, दूसरा शहर चला गया गांव छोड़कर, लेकिन एक है उसने गांव नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल अपनी कल्चर को रोक के बैठा, वो पकड़ के बैठा है, उसे वो बाहर जाना ही नहीं है। उसे इतना लगाव है अपने ट्रेडिशन से, अपने पूर्वजों से, कि वो बस उसी में रम के अपना जीवन बिताना चाहता है। अगर चतुष्पद की ये जो एंसेस्ट्रल सिंबलिज्म है पूरी कुंडली के दूसरे फैक्टर्स अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसी टेंडेंसीज ज्यादा क्लियरली दिखाई दे सकती है। इसी तरीके व्यक्ति अपने फैमिली के पूर्वजों और बड़े लोगों के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस कर सकता है, खासकर अगर उसकी कुंडली में चौथा घर, 9th हाउस, सूर्य, चंद्रमा या एंसेस्ट्रल थीम से जुड़े हुए इंडिकेटर्स भी इस टेंडेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चतुष्पद की ये इंटरप्रिटेशन और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। लेकिन यहां पर फिर वही बात याद रखिएगा, केवल करण देखकर एंसेस्ट्रल कनेक्शन का फाइनल जजमेंट नहीं करना है। देखिए, करण एक एडिशनल इंडिकेटर है, पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। अब एनिमल के कनेक्शन और पूर्वजों के कनेक्शन को एक साथ ब्लेंड कर कर देखिए तो चतुष्पद की इंटरप्रिटेशन और इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। एक तरफ इसका लिटरल सिंबलिज्म हमें 4 पैरों वाले जीवों और पशु जगत की तरफ ले जाता है, दूसरी तरफ इसके फिक्स्ड प्लेसमेंट स्थिर तत्व का है, और ट्रेडिशनल सिंबलिज्म से हमें रूट्स, फैमिली ट्रेडिशन और एंसेस्ट्रल थीम्स की एक डीपर लेयर यहां पर मिलती है। यानी चतुष्पद को आप केवल एनिमल केयर यानी पशुओं की केयर तक सीमित मत कीजिए। इसका ब्रॉडर थीम है ग्राउंडेडनेस, रूट्स और लिविंग बीइंग्स के साथ में कनेक्शन। यह कनेक्शन प्रोफेशन में भी दिखाई दे सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियों में भी दिख सकता है और उस इंसान की पर्सनल वैल्यूज में भी दिखाई दे सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति का जन्म चतुष्पद करण में हुआ है और आप एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं तो उसलिए आपको उसका करियर अगर आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या उसकी पूरी कुंडली एनिमल रिलेटेड प्रोफेशंस, सर्विस ओरिएंटेड काम, एग्रीकल्चर, वेटरनरी फील्ड, नेचर रिलेटेड एक्टिविटी को क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ सपोर्ट कर रही है। और अगर हाँ, तो चतुष्पद की नेचुरल सिंबलिज्म प्रोफेशन में ज्यादा क्लियरली मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर करियर इंडिकेटर्स किसी दूसरे क्षेत्र की ओर बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो यही सिंबलिज्म प्रोफेशन के बजाय व्यक्ति की पर्सनल इंटरेस्ट, उसकी फैमिली की वैल्यूज या फिर लाइफस्टाइल में दिखाई दे सकती है। इसलिए चतुष्पद को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ 4 पैर वाला नहीं है, इसे 2 लेयर्स में याद रखिएगा। पहली लेयर है पशु और एनिमल कनेक्शन, और दूसरी लेयर है रूट्स, फैमिली के ट्रेडिशंस और पूर्वजों की, पैतृकों का कनेक्शन। और यही एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है साथी। एक ही सिंबलिज्म को सरफेस लेवल पर पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ जानवर दिखाई देंगे, लेकिन जब हम उसके डीपर ट्रेडिशन कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हैं तो वही करण हमें व्यक्ति की फैमिली की रूट्स और एंसेस्ट्रल वैल्यूज की तरफ भी एक एडिशनल क्लू दे सकता है। यानी चतुष्पद हमें यह सिखाता है कि किसी इंसान को समझते समय सिर्फ ये मत देखिएगा कि वो आज क्या कर रहा है, कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि वो किन जड़ों से आया है और किन वैल्यूज को अपने साथ लेकर चल रहा है। साथियों, अब हम आते हैं अगला तीसरा स्थिर करण, वो है नाग करण।
और नाग को समझना काफी कारणों से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि इसका पूरा सिंबलिज्म हमें विजिबल चीजों, दिखाई देने वाली चीजों से ज्यादा छुपी हुई हिडन और डीपर लेयर्स की तरफ ले जाता है। अगर आप नाग को सिर्फ एक सांप के रूप में देखेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत लिमिटेड और संकुचित हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्नेक के नेचुरल बिहेवियर और सिंबलिज्म को समझेंगे तो नागकरण की पूरी साइकोलॉजी धीरे धीरे सामने आने लग जाएगी। सबसे पहले स्नेक यानी कि सांप को समझिए। सांप की मूवमेंट अक्सर साइलेंट होती है, वो बिना बहुत ज्यादा शोर किए हुए आगे बढ़ता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और जरूरत पड़ने पर अचानक से डंक मारता है, एक्शन लेता है। इसलिए स्नेक सिंबलिज्म में साइलेंस, हिडन मूवमेंट, ऑब्जर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डेंजर की पोटेंशियल एनर्जी जैसी क्वालिटीज दिखाई जाती है। अब इन क्वालिटीज को नागकरण के साथ में जोड़कर देखिए, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न बनेगा। ऐसा व्यक्ति हर चीज को सरफेस लेवल पर देखकर सेटिस्फाइड हो ये जरूरी नहीं। उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी, ये जागरूकता, ये चंचलाटी आ जाएगी कि उसके पीछे क्या है। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो उसके पीछे एक्चुअल इंटेंशन क्या है। कोई घटना अगर हुई है तो इसका रूट कॉज क्या है। कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है तो क्या इसके पीछे कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भी छुपी हुई है। जैसा न्यूज़पेपर में होता है, कहते हैं कि किसी बड़ी खबर को दबाने के लिए पब्लिक का, मास मीडिया का ध्यान कहीं और भटकाया जाता है। कुछ ऐसा ही है। आई होप मैंने आपको एक इशारा कर दिया है। यानी ये लोग एकदम सीधे सीधे चीज को नहीं समझेंगे कि ये जो दिख रहा नहीं, ये दिख रहा है तो कुछ कारण है इसके पीछे दिखने का। देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट एंड दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट। यही मेंटलिटी जो है आगे चलकर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जो खोजी लोग होते हैं ना, जो जासूस, रिसर्च या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, रिसर्च का क्या प्रिंसिपल है बेसिक, जो इंफॉर्मेशन सामने दिखाई दे रही है उसे एक्सेप्ट करके रुकना नहीं, बल्कि उसके पीछे जाकर यह पता लगाना है कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। और यही नाग की सिंबलिज्म में बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देता है। इसलिए नागकरण को रिसर्च, ऑकल्ट, इन्वेस्टिगेशन, हिडन नॉलेज और मिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में आपको सरफेस के नीचे जाना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है। सामने सिर्फ ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को उनके पीछे के रिलेशनशिप्स, कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेंथ, टाइमिंग और पैटर्न्स को खोजकर इंटरप्रिटेशन बनानी पड़ती है। एक बहुत अच्छा खूबसूरत लिंक है, एस्ट्रोलॉजी को केतु से जोड़ा जाता है। केतु 8वें घर का मालिक होता है, 8वीं राशि का, वृश्चिक का। अब चाहे वृश्चिक बिच्छू देख लीजिए या फिर सांप देख लीजिए, ये बिल बनाते हैं और छुप कर रहते हैं। आपको पता नहीं आप जहां चल रहे हो उसके नीचे सांप का बिल हो, मगर उससे पता है कि आप चल रहे हो। तो इसी तरीके से गहराई का सिंबल केतु है, 8वीं राशि का केतु है। इसी तरीके से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो ज्ञान छुपा हुआ है वो ज्योतिष है। जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो रिसर्च है, जो पर्दे के पीछे की चीज जो शब्दों में नहीं है उसके पीछे छुपी हुई। कुंडली से कुछ नहीं पता चलता, कुंडली को डिकोड करते हैं तब पता चलता है। यही है इस नागकरण की पहचान। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग जो है नागकरण की जो है प्लैनेटरी एसोसिएशन राहु और केतु दोनों के साथ मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल रूल फॉलो करना ज्यादा बेहतर है। अलग अलग ट्रेडिशंस की एसोसिएशंस को बिना समझे मिक्स करने की बजाय जिस एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिशन या सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें दी गई कॉरेस्पॉन्डेंस को कंसिस्टेंटली यूज कीजिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चाहे आप रघुनंदी नाड़ी पढ़ रहे हो, चाहे आप पराशरी पढ़ रहे हो, चाहे आप कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यूसली करते रहिए, भटकिए मत उसमें। इससे आपकी इंटरप्रिटेशन अंदर से इंटरनली कंसिस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम प्लैनेटरी कॉरेस्पॉन्डेंस को फिलहाल अगर साइड में रखकर केवल सांप के सिंबलिज्म को समझें तो इसका कोर आइडिया फिर भी काफी क्लियर रहता है। नाग सरफेस पर नहीं रुकता, वो सवाल करता है कि इसके पीछे क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, इस इंफॉर्मेशन के पीछे हिडन इंफॉर्मेशन क्या है, इस व्यक्ति के बिहेवियर के पीछे एक्चुअल मोटिवेशन क्या है। और यही
क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रिसर्च की मेंटलिटी का आधार बनता है। अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई अनयूजुअल घटना दिखाई देती है तो सामान्य व्यक्ति शायद ये कहेगा कि ऐसा हो गया, लेकिन नाग टाइप जो इन्वेस्टिगेटिव टेंडेंसी वाला व्यक्ति होगा वो पूछ सकता है कि लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कुछ तो कारण है। जैसे अब सीआईडी आता था उसमें वो देखते थे कुछ तो चक्कर है, दया पता करो, मतलब कुछ वैसा ही कैरेक्टर एसीपी प्रद्युमन। वो ड्रीम्स कनेक्ट करेंगे, पैटर्न्स कंपेयर करेगा और तब कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेगा, पहले कई पहलुओं को देखेगा। और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट स्टडीज और सीक्रेटिव सब्जेक्ट जैसी जगहों पर नाग की नेचुरल एफिनिटी इंटरप्रेट की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विजिबल इंफॉर्मेशन के पीछे छुपे हुए लेयर्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब साइकोलॉजी में के स्तर पर इसकी एक और इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। नाग की एनर्जी में ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने की बजाय पहले ऑब्जर्व कर सकता है। वो रूम में बैठकर लोगों के बिहेवियर को देख सकता है, कौन किससे कैसे बात कर रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कौन सी बात पर किसका रिएक्शन बदल रहा है। इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर सकता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब पे देखिएगा, कुछ मॉक टेस्ट, कुछ वीडियोस आते हैं जिसमें बताते हैं कि एक यूपीएससी के इंटरव्यू में किस तरीके से जो बोर्ड बैठा है वो आपसे सवाल जवाब कर रहा है। उसमें आपके सब्जेक्ट के टीचर भी होंगे, उसमें पर्सनैलिटी वाले भी होंगे, उसमें साइकोलॉजी वाला एक होता है, बात नहीं करता है, ऑब्जर्व करता है, देख रहा होता है। अगर इन्होंने ये सवाल किया तो इन्होंने कैसे बोला, ये अगर खड़े हैं तो किस तरीके से खड़े, ये कैंडिडेट अगर बैठ रहा है तो किस तरीके से बैठा है, इस कैंडिडेट की सोच क्या है, क्या ये कल को किसी जगह अगर मान लीजिए कलेक्टर बनता है तो क्या ये वहां पर हैंडल कर पाएगा। वो पर्दे के पीछे की चीजों को रीड कर रहे होते हैं, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहां पर यही ऑब्जर्वेशन अगर बैलेंस्ड ना हुआ तो शैडो साइड भी बन सकती है। जैसा सब में होता है, व्यक्ति उस वक्त जरूरत से ज्यादा सस्पिशियस होता है, शक करता है हर बात पे, हर चीज के पीछे छुपा हुआ मतलब ढूंढने में लग जाता है और मेन चीज मुद्दे से निकल जाती है। जहां सिंपल एक्सप्लेनेशन पर्याप्त था वहां भी उसे कोई सीक्रेट मोटिव दिखाई दे सकता है। इसलिए नाग की रिसर्च मेंटलिटी और अननेसेसरी सस्पिशन के बीच डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यानी हर चीज के पीछे कोई सीक्रेट या कोई वजह नहीं होती, थोड़ा से लाइट लीजिए। एक मैच्योर रिसर्चर एविडेंस देखकर, सबूत देखकर कंक्लूजन बना लेता है, जबकि इमैच्योर सस्पिशन पहले कंक्लूजन बना लेता है, फिर उसके सपोर्ट में एविडेंस ढूंढता फिरता है। नागकरण की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करने के लिए ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की सिंबलिज्म को भी समझिए। सांप अपनी स्किन को छोड़ता है, खाल छोड़ता है, इसलिए सांप को ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल से भी जोड़ा जाता है। वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे 8वें घर से होता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन केतु का है, वही ट्रांसफॉर्मेशन वृश्चिक राशि का, स्कॉर्पियो का है। इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग ये हो सकता है कि व्यक्ति जिंदगी में पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए फेज में जाने की क्षमता रखता है। वो किसी पुराने बिलीफ या आइडेंटिटी से बाहर निकलकर खुद को नई तरीके से रीडिफाइन कर सकता है। चतुष्पद की तरह नहीं है, वो अपने ट्रेडिशंस को पकड़ के बैठा है। और ये क्वालिटी कितनी स्ट्रांगली उसमें दिखाई देगी, इसके लिए पूरी कुंडली के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स को भी देखना जरूरी है। 8th हाउस क्या कर रहा है, लॉर्ड क्या कर रहा है, केतु क्या कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म नागकरण में हुआ है और आपकी करियर टेंडेंसी उसकी अगर आप देखना चाहते हो तो केवल ये ऑकल्टिस्ट बनेगा, ये नहीं कहना है कि ज्योतिषी बनेगा। अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। पहले ये देखिए कि कुंडली में रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, मेडिसिन, ऑकल्ट, एनालिटिक्स या फिर किसी भी हिडन इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए प्रोफेशन को उसकी कुंडली कितना सपोर्ट कर रही भी है या नहीं। अगर चार्ट के बाकी इंडिकेटर्स भी उसी दिशा में जा रहे हैं तब नाग की करण नेचुरल इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी करियर में ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो सकती है। और अगर करियर किसी बिल्कुल अलग फील्ड में जा रहा है तो यही क्वालिटी प्रोफेशन के बजाय उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल और पर्सनल क्यूरियोसिटी में दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी भी फील्ड में हो वो,
लेकिन चीजों को सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट करने की बजाय उसकी रूट यानी जड़ों को समझने की कोशिश कर सकता है। और जड़ें क्या है? केतु। तो नागकरण के पद को समझने के लिए इतना मत कहिए कि नाग मतलब ऑकल्ट। इसे इस तरीके से समझिए कि सांप का सिंबलिज्म आपको साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, हिडन मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और यही क्वालिटीज मिलकर व्यक्ति में सरफेस के नीचे जाकर सच्चाई खोजने की टेंडेंसी पैदा कर सकती है। इसलिए नाग का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि जो दिखाई दे रहा है, क्या कहानी सिर्फ उतनी ही है? और अगर आपका उत्तर है नहीं, मुझे इसके पीछे भी देखना है, तो समझिए कि आपके नागकरण की कोर एनर्जी को पकड़ना शुरू कर दिया गया है। अब हम साथियों पहुंचते हैं आखिरी स्थिर करण कि स्तुग्न करण पर। और अगर अभी तक हमने अलग अलग करणों को उनकी बेसिक क्वालिटीज के आधार पर जैसे समझा है, वैसा अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बहुत बार होता है आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कुछ बातें लिखा कीजिए। कुछ सवाल आपके होते हैं तो मजा आता है पढ़ने में और जवाब देने में। तो किस्तुग्न जो है आखिरी, किस्तुग्न की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कंप्लीशन, यानी किसी अधूरे काम को उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना। ये खुद भी आखिरी है। और कंप्लीशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई काम खत्म कर देना, यहां पर हमें उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। किसी काम की शुरुआत करना आसान हो सकता है, आइडिया आ जाना भी आसान हो सकता है, लेकिन जो काम बीच में अटक गया है उसकी प्रॉब्लम को पहचान कर उसके दोबारा उसको उठाना और आखिर तक ले जाना जब तक खत्म ना हो, एक अलग तरीके की खासियत होती है। यही किस्तुग्न की एनर्जी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोजेक्ट रुक गया। कोई व्यक्ति उस प्रॉब्लम को देखकर प्रोजेक्ट छोड़ सकता है, लेकिन किस्तुग्न वाले की एनर्जी को अगर हम इस सिंबलिज्म से समझें तो टेंडेंसी उसकी ये होगी कि व्यक्ति उस अटके हुए काम को छोड़ने की बजाय ये सोचेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है यार, इसे सॉल्व अगर मैं कर दूं तो इसे पूरा भी कर सकते हैं और क्यों ना पूरा किया जाए। इसलिए किस्तुग्न को प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्लीशन से जोड़ा जाता है। इसका फोकस केवल शुरुआत पर नहीं, इसका फोकस है जो चीज अनरिजॉल्व्ड है उसे रेजोल्यूशन तक कैसे पहुंचाया जाए। और यही क्वालिटी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी जरूरत नए आइडियाज की नहीं होती है, आइडिया पहले से बहुत होते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि पुराने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े, छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा, और किसी को बैठकर उन प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करके चीजों को कंप्लीशन तक पहुंचाना जरूर है। तो किस्तुग्न की यही एनर्जी वहां पर यूजफुल हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों की प्रॉब्लम को जल्दी पहचानने और उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने की भी बहुत अच्छी क्वालिटी देखी जाती है। कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम लेकर अगर आया, कोई कलीग किसी काम में अगर अटक गया, या फिर अगर परिवार में कोई प्रैक्टिकल इशू सामने आया, तो व्यक्ति नेचुरली ये सोच सकता है कि ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या है मैं पता करता हूं। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है। जो इंसान दूसरों की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देता है वो जरूरी नहीं कि अपने काम के साथ भी उतना ही डिसिप्लिन्ड हो। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन कई बार एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा जल्दी चला जाता है। दूसरों की प्रॉब्लम सामने आई नहीं कि उसने तुरंत सॉल्व करने की उसे लग जाती है। किसी ने हेल्प मांगी तो अपना काम छोड़ दिया, दूसरे की मदद में लग गई। किसी और का प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो उसमें लग गया। किसी फैमिली के मेंबर की कोई प्रैक्टिकल परेशानी है तो उसे सॉल्व करने के चक्कर में अपने ही परिवार से दूर हो गया, और इसी बीच में उसका अपना काम पीछे रह सकता है। यानी समस्या एबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम कई बार प्रायोरिटी मैनेजमेंट की होती। वो दूसरों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन अपने गोल्स के लिए वही अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाता। दूसरों की समस्या उसे इमीडिएट लगती और अपना काम थोड़ी देर बाद कर लूंगा ये कैटेगरी में वो इंसान चला जाता है। कर लेंगे, अपना ही तो है, पहले इसको देख लो, इसकी तकलीफ हटा दो। इसलिए किस्तुग्न का सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सबक यही है कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को लगातार पोस्टपोन करना अच्छी बात नहीं है। इसे आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज पूरा करना है, लेकिन उसी दिन कोई फ्रेंड, कोई साथी अपनी छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आ गया
उसे अपना काम रोक दिया और दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ गया। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को मदद चाहिए, वहां पर भी चला गया। दिन के अंत में उसने कई लोगों ने उससे अपने काम पूरे करवा लिए, लेकिन उसका अपना प्रोजेक्ट फिर से अधूरा रह गया, अपनी लाइफ तो अधूरी रह गई। यहां सर्विस की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट कमजोर हो गया। इसीलिए किस्तुग्न का मैच्योर एक्सप्रेशन ये नहीं है कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बल्कि ये है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज की कीमत पर नहीं। पहले मेरे घर में रोटी दूंगा, दूसरों का पेट बाद में भरूंगा। अब अगर किसी का किस्तुग्न में कर्ण में जन्म हुआ है, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के रूप में इसे इंटरप्रेट अगर कर रहे हैं, कुंडली को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टेंडेंसी देखनी चाहिए कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करता है। क्या वो अटकी हुई सिचुएशंस में सॉल्यूशन खोजता भी है या नहीं? क्या वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स या काम जो अटके हुए उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता भी है या नहीं? क्या लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास आते हैं भी या नहीं? क्या वो दूसरों की मदद करते करते अपने काम को पीछे छोड़ देता है? इसके बाद पूरी कुंडली से इस टेंडेंसी को वेरीफाई करना जरूरी है। केवल किस्तुग्न देखकर यह फाइनल नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर ही होगा। अगर चार्ट में बुध, मंगल, शनि या करियर से रिलेटेड घर भी एनालिटिकल थिंकिंग, सर्विस मैनेजमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटीज को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस्तुग्न की नेचुरल टेंडेंसी प्रोफेशन में ज्यादा क्लियरली दिखाई देगी। और अगर करियर किसी दूसरे क्षेत्र में है, तो भी ये क्वालिटी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे सकती है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के बीच वो इंसान बन सकता है जिसके पास लोग मदद लेने के लिए आते हैं, सॉल्यूशन मांगने आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान प्रॉब्लम को सिर्फ सुनता नहीं है, कुछ करने की कोशिश भी रखता है और इच्छा भी जताता है। लेकिन इसके साथ एक बाउंड्री भी जरूरी है। हर प्रॉब्लम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर व्यक्ति की लाइफ को अपना आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि किस्तुग्न को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्लीशन करण बिल्कुल नहीं है। इसे पूरा समझिए, अधूरी चीज को पहचानना हो, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को निकालना हो और उसे कंप्लीशन तक पहुंचाना हो, ये इसकी असली क्वालिटी। लेकिन इसके साथ दूसरी इक्वली इंपॉर्टेंट सबक भी इससे मिलता है। सर्विस अच्छी है, लेकिन सेल्फ नेग्लेक्ट नहीं, क्योंकि दूसरों के अधूरे काम पूरे करते करते अगर आपका अपना जीवन ही पेंडिंग रह जाए, तो कंप्लीशन की एनर्जी अपने सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचती। और यही किस्तुग्न की सबसे ब्यूटीफुल टीचिंग है, सबक है। दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर कीजिए, लेकिन अपने रास्ते पर चलना मत भूल जाइए। अब तक हमने एक एक करके सभी करणों की बेसिक नेचर को समझ लिया साथियों, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, कर्ण की नेचर तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसे किसी व्यक्ति के एक्चुअल करियर के एनालिसिस में इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आपने 2 बड़े बड़े वीडियो तो बना दिए, सबको समझा दिए, ये कैसे करेंगे? क्योंकि यहीं पर अक्सर बिगिनर्स एक गलती कर देते हैं। वो कर्ण की एक क्वालिटी को देखते हैं और तुरंत प्रोफेशन को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म बव कर्ण में हुआ है। आपने पढ़ा कि बव लीडरशिप और अथॉरिटी की टेंडेंसी वाला होता है, राजा। अब अगर आप तुरंत बोल दें कि आप बिजनेसमैन बनोगे या आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, बड़े अफसर बनोगे जिसके आदेश चलेंगे, तो ये एस्ट्रोलॉजी का सही तरीका नहीं है, क्योंकि बव आपको सिर्फ एक नेचुरल क्वालिटी बता रहा है, कोई फिक्स्ड प्रोफेशन नहीं बता रहा। इसलिए करियर के एनालिसिस में कर्ण को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल कीजिए, फाइनल उत्तर नहीं, प्रेडिक्शन नहीं। इसलिए आपको 4 लेयर्स को क्रम से देखना होगा। बताता हूं कौन कौन सी हैं लेयर्स। सबसे पहली लेयर है कर्ण की नेचुरल क्वालिटी को समझिए, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी लेयर है उस कर्ण की प्लैनेटरी एसोसिएशन को देखिए, किस प्लैनेट्स के साथ आ रहा है। तीसरी लेयर है उस एसोसिएटेड प्लैनेट्स की जन्म कुंडली में एक्चुअल स्थिति देखिए, यानी उस कर्ण का किस ग्रह से संबंध है। फिर तीसरे स्टेप पर देखिए कि कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। और चौथा स्टेप होगा, चौथी लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, उस प्लैनेट का दशम भाव, दशमेश और प्रोफेशन रिलेटेड फैक्टर्स के साथ में कनेक्शन, 10th हाउस लॉर्ड या प्रोफेशन से रिलेटेड। अब इसे एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं ताकि पूरा मेथड ही आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए साथियों। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म बव कर्ण में हुआ, जैसे मैंने अभी बताया। हमने ये देखा कि बव की नेचुरल क्वालिटी लीडरशिप है, अथॉरिटी है,
इंडिपेंडेंस है और पहचान से जुड़ी हुई है। तो हमारा पहला कंक्लूजन ये नहीं होगा कि ये व्यक्ति लीडर ही बनेगा। हमारा पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि इस व्यक्ति को, उसकी व्यक्ति की वर्किंग स्टाइल में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की नेचुरल टेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि करण कह रहा है। दूसरे लेयर पर चलते हैं और हम ये देखेंगे कि बव की प्लैनेटरी एसोसिएशन किस ग्रह से। यहां पर हमें पता है ये सूर्य की एसोसिएशन से है, इसलिए अब हमारी नजर उसके सूर्य पर जानी चाहिए। और अब तीसरा सवाल ये होगा कि कुंडली में सूर्य की एक्चुअल कंडीशन क्या है, कैसी स्थिति है उसकी, सूर्य किस राशि में, किस भाव में है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कौन देख रहा है, किन ग्रहों से उसका संबंध बन रहा है, क्या वो सपोर्टेड है या चैलेंज्ड है। क्योंकि करण में लीडरशिप की टेंडेंसी दिखाई दे रही है, लेकिन उस टेंडेंसी को एक्चुअल लाइफ में कितनी ताकत मिलेगी, ये एसोसिएटेड प्लैनेट की कंडीशन से काफी हद तक समझने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद चौथी लेयर आएगी जो करियर एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई। हमें यह देखना होगा कि सूर्य का दशम भाव और दशमेश के साथ क्या संबंध है। क्या सूर्य दशम भाव से किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या दशमेश के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है, क्या करियर रिलेटेड घर या प्रोफेशन को सपोर्ट करने वाले दूसरे फैक्टर्स सूर्य की अथॉरिटी और लीडरशिप वाली क्वालिटी को स्ट्रेंथन कर भी रहे हैं या नहीं। अगर इन सभी फैक्टर्स के बीच में अच्छा कनेक्शन बन रहा है तो अब हमारे पास में एक ज्यादा मजबूत इंटरप्रिटेशन बनने लगती है। बव कर्ण ने नेचुरल लीडरशिप टेंडेंसी दिखा दी, सूर्य ने उस टेंडेंसी को प्लैनेटरी सपोर्ट दे दिया और करियर के हाउसेस ने उस क्वालिटी को प्रोफेशन की दिशा में जोड़ दिया, मोड़ दिया। ऐसी स्थिति में लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अथॉरिटी या फिर डिसीजन मेकिंग वाले प्रोफेशनल रोल्स को ऐसा व्यक्ति ज्यादा सीरियसली कंसिडर करेगा। प्रोफेशन उसी को चुनना चाहिए। लेकिन अगर बव करण लीडरशिप की टेंडेंसी अगर दिखा रहा है, सूर्य किसी दूसरे एरिया में स्ट्रांगली अगर प्लेस्ड है और उसका दशम भाव या दशमेश से कोई मीनिंगफुल अगर कनेक्शन नहीं बन रहा, तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति का प्रोफेशनल लीडरशिप बेस्ड होगा। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, लेकिन अपनी जीविका को कमाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में आ सकता है। यानी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को समझना होगा। पर्सनैलिटी की टेंडेंसी और प्रोफेशन की एक्चुअल दिशा, डायरेक्शन हमेशा एक ही चीज नहीं होती। किसी भी चीज को बिजनेस करना पसंद हो सकता है, लेकिन उसकी इनकम किसी नौकरी से आ रही हो, यह भी हो सकता है। कोई व्यक्ति नेचुरली लीडरशिप ओरिएंटेड हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोफेशनल रोल में फॉर्मल अथॉरिटी ना हो, यह भी हो सकता है। वो अपने छोटे से कोई ग्रुप, समूह, फैमिली, टीम या फिर किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट का लीडर भी भूमिका निभा सकता है, लेकिन उसका डेजिग्नेशन जरूरी नहीं कि वो मैनेजर हो। और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वाणिज्यकरण का। देखिए, वाणिज्य की नेचुरल क्वालिटी हमने बताया आपको कॉमर्स, ट्रांजैक्शन, वैल्यू और बिजनेस ओरिएंटेशन से जुड़ी हुई है। तो यहां पर पहला संकेत मिलेगा कि व्यक्ति में कॉमर्शियल थिंकिंग या वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच हो सकती है। अब एसोसिएटेड प्लैनेट की तरफ जाएंगे, और जो कि है शुक्र। शुक्र को देखिए कुंडली में, शुक्र की एक्चुअल कंडीशन क्या है, शुक्र किस राशि में, किस भाव में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और क्या शुक्र धन, इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन रिलेटेड हाउसेस के साथ में मीनिंगफुल कोई रिलेशनशिप, संबंध बना भी रहा है या नहीं। अगर शुक्र स्ट्रांग है और करियर और फाइनेंशियल हाउसेस के साथ उसका अच्छा खासा स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा हो, तो वाणिज्य की कॉमर्शियल टेंडेंसी को प्रोफेशनल लाइफ में एक्सप्रेशन मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। तब बिजनेस, कॉमर्स, सेल्स, फाइनेंस, लग्जरी प्रोडक्ट्स, नेगोशिएशन या फिर वैल्यू बेस्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसी डायरेक्शंस को चार्ट के बाकी फैक्टर्स के साथ में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर वाणिज्यकरण है और शुक्र की चार्ट में प्लेसमेंट प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उस इंसान, उस व्यक्ति में कमर्शियल इंटरेस्ट ही नहीं होगा। हो सकता है उस व्यक्ति को बिजनेस करना पसंद हो, उसे बाइंग और सेलिंग की समझ अच्छी हो, उसको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज पहचानने में इंटरेस्ट हो, लेकिन इसका एक्चुअल लिवलीहुड किसी दूसरे प्रोफेशन से उसकी जीविका आ रही हो,
और यही जगह है जहां पर एस्ट्रोलॉजी इंटरप्रिटेशन और एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस के बीच का फर्क समझ में आता है। प्रिडिक्शन करने वाला व्यक्ति कह सकता है कि वाणिज्य है इसलिए बिजनेस करेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझने वाला जो गहराई से समझेगा वो व्यक्ति कहेगा कि वाणिज्य बिजनेस ओरिएंटेड नेचुरल टेंडेंसीज दिखा रहा है। अब देखते हैं कि शुक्र और पूरी करियर स्ट्रक्चर इस टेंडेंसी को एक्चुअल प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का सपोर्ट दे रही है या नहीं। यह अप्रोच ज्यादा लॉजिकल है साथियों, और यही मेथड आप हर करण पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर करण में स्ट्रेटेजी की क्वालिटी दिखाई दे रही है तो एसोसिएटेड प्लैनेटरी फैक्टर को देखिए और फिर करियर के हाउसेस से उसका कनेक्शन देखिए, चेक कीजिए। अगर रिसर्च की टेंडेंसी है तो देखिए कि पूरी कुंडली एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेटिव प्रोफेशंस को सपोर्ट कर रही है या नहीं। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेंडेंसी है तो देखिए कि वो क्वालिटी प्रोफेशन में किस तरीके से उपयोग हो सकती है। यानी करण को देखकर सीधे प्रोफेशन का नाम निकालना बिल्कुल नहीं है, पहले क्वालिटी निकालनी है, फिर उस क्वालिटी का प्लैनेटरी करियर देखना है, फिर उस प्लैनेट की एक्चुअल चार्ट कंडीशन देखनी है, और अंत में ये देखना है कि वो क्वालिटी दशम भाव, दशमेश और बाकी के प्रोफेशन इंडिकेटर्स के साथ में जुड़ भी रही है या नहीं। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, करियर एनालिसिस केवल कर्ण और दशम भाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। पूरी कुंडली का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति में लीडरशिप हो सकती है, दूसरा व्यक्ति एनालिटिकल हो सकता है, तीसरा व्यक्ति कॉमर्शियल माइंडसेट का हो सकता है, लेकिन इन क्वालिटीज का एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। इसलिए करण आपको यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति काम किस तरीके का करना पसंद कर सकता है, जबकि कुंडली के बाकी करियर इंडिकेटर्स आपको यह समझने में मदद करते हैं कि वो एबिलिटी किस क्षेत्र में उपयोग हो सकते हैं। तरीका वो बताएगा, कुंडली बताएगी क्षेत्र। और करियर एनालिसिस के लिए करण का पूरा फॉर्मूला आप इस तरीके से समझिए कि पहले करण की नेचुरल क्वालिटी को पहचानिए, फिर उसकी प्लैनेटरी पोजीशन को, एसोसिएशन को देखिए, फिर उस ग्रह की बर्थ चार्ट में स्ट्रेंथ देखिए और प्लेसमेंट को देखिए, और अंत में उस ग्रह का दशम भाव और दशमेश और प्रोफेशनल रिलेटेड फैक्टर्स के साथ में कनेक्शन देखिएगा। ये बहुत जरूरी है। जब ये चारों लेयर एक ही दिशा में हाँ कर रही हो, बात करने लगे, तब करण से मिलने वाला करियर इंडिकेशन काफी मीनिंगफुल हो सकता है उस इंसान के लिए। और अगर चारों लेयर एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं तो करण की क्वालिटी को केवल एक टेंडेंसी या सोच या सपोर्टिंग इंडिकेशन की तरह रखकर छोड़ दीजिए। फाइनल प्रोफेशन की तरफ मत जाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत सा बेसिक लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल होता है साथियों। एक फैक्टर संकेत देता है, लेकिन कई फैक्टर मिलकर जजमेंट बनाते हैं, और करण को करियर एनालिसिस में इस्तेमाल करने का यही सही तरीका है साथियों। अब हम करण के सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में से एक पर आते हैं, वो है मुहूर्त। अभी तक हमने करण को पंचांग के एक अंग के रूप में समझा, फिर उसके अलग अलग स्वभाव को, पर्सनैलिटी को और करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखा। लेकिन मुहूर्त में करण का उपयोग करते समय हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। वो ये है कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल ये पता लगाना नहीं होता है कि कोई करण शुभ है या अशुभ है। असल सवाल अलग होता है। जिस काम को हम शुरू करने जा रहे हैं उस काम की नेचर क्या है, जिस समय वो काम शुरू हो रहा है उस समय के करण की नेचर क्या है। यानी यहां पर हम कंपैटिबिलिटी देख रहे होते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी समझिए। मान लीजिए आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अब अगर उस समय वाणिज्य करण उपलब्ध है तो उसका सिंबलिज्म नेचुरली रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाणिज्य का तो मूल मंत्र ही कनेक्शन ही सीधे बिजनेस से, कॉमर्स से, ट्रेड से, वाणिज्य से, ट्रांजैक्शन से, वैल्यू के एक्सचेंज से बनता है। यानी जिस काम की नेचर बिजनेस की और कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसके साथ वाणिज्य की नेचुरल सिंबलिज्म अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है। अब मान लीजिए आपका काम कोई लॉन्ग टर्म में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा करना, शुरू करना है। यहां पर गर करण की नेचर रेलेवेंट हो सकती है। हमने देखा कि गर को एलिफेंट यानी हाथी के सिंबलिज्म और गुरु के एसोसिएशन के माध्यम से स्टेबिलिटी, पेशेंस, एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा काम है
जिसमें फाउंडेशन, पेशेंस, रिसोर्सेज और समय की जरूरत होती है। इसलिए यहां हमें यह समझना इंटरेस्टिंग लगता है कि काम की नेचर और करण की नेचर एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर कोई एक्टिविटी नेगोशिएशन या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है तो तैतिल की बुद्ध वाली क्वालिटी रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि तैतिल को हमने इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ा है। नेगोशिएशन में भी आपको सामने वाले की बात समझनी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है और उसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। इसलिए यहां पर करण और एक्टिविटी के बीच एक नेचुरल कॉम्पैटिबिलिटी दिखाई देती है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई सामान्य मांगलिक शुभ कार्य शुरुआत नहीं बल्कि कोई डिफिकल्ट या क्राइसिस ओरिएंटेड सिचुएशन है, जहां पर विष्टि की नेचर को अलग तरीके से देखना होगा। हमने समझा कि विष्टि को शनि और यम से एसोसिएट किया जाता है और इनकी नेचर प्रेशर, स्ट्रगल, डिफिकल्ट रियलिटीज, बाउंड्रीज और इंटेंस सिचुएशन से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल मुहूर्त में सामान्य शुभ कार्यों के लिए विष्टि को अवॉइड किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि विष्टि की एनर्जी हर प्रकार के काम के लिए बेकार है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर कोई कठिन क्राइसिस हैंडल करना है, रिकवरी करनी है या ऐसी सिचुएशन से डील करना है जहां पर प्रेशर और चैलेंजेस पहले से मौजूद हैं, तो उसी इंटेंस नेचर को अलग कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट चल रहा है किसी का और आपको उसे अगर सुलझाना है, स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना है, तो शकुनी की नेचर रेलेवेंट हो सकती है। हमने देखा था कि शकुनी को ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटेजी, नेगोशिएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर एक्टिविटी की नेचर ही ऐसी है जिसमें सामने वाले की पोजीशन समझनी है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करनी है, सही टाइमिंग पर मूव करना है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो शकुनी की सिंबलिज्म उस एक्टिविटी के साथ लॉजिकली कनेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल करण देखकर पूरा मुहूर्त तय कर देंगे। मुहूर्त एक मल्टी फैक्टर सिस्टम है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण और बाकी की आवश्यक मुहूर्त कंसिडरेशंस को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देखना होता है। इसलिए करण को अकेला फाइनल डिकोडिंग फैक्टर मानना भी सही नहीं होगा, लेकिन करण हमें उस समय की एक्टिविटी ओरिएंटेड क्वालिटीज को समझने में मदद करेगा। यानी समय का ये छोटा सा फेज जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसकी नेचर के साथ उसका कोई नेचुरल अलाइनमेंट बन रहा है भी है या नहीं। और यही मुहूर्त की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे होते हैं मुहूर्त में कि कौन सा समय सबसे शुभ है, हम ये भी पूछ रहे होते हैं कि किस काम के लिए कौन सी समय ऊर्जा ज्यादा कॉम्पैटिबल है, ज्यादा अच्छी है। क्योंकि हर काम की अपनी एक नेचर होती है। व्यापार की नेचर अलग होती है, कंस्ट्रक्शन की नेचर अलग होती है, नेगोशिएशंस की अलग होती है और क्राइसिस मैनेजमेंट की अलग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अलग। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो करण एक काम के लिए आइडियल हो वही दूसरे काम के लिए भी उतना ही रेलेवेंट हो। इसलिए ज्योतिष में सिर्फ शुभ और अशुभ की ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से आगे बढ़ना जरूरी है। ज्यादा मैच्योर अप्रोच ये है कि हम देखें कि कौन सी एनर्जी किस प्रकार के काम को सपोर्ट करती है। तो करण और मुहूर्त का पूरा लॉजिक एक लाइन में समझना हो तो बस इतना सा याद रखिएगा कि मुहूर्त में केवल सबसे शुभ करण नहीं खोजना, बल्कि काम की नेचर और काल की नेचर के बीच में कंपैटिबिलिटी को भी देखना होता है। और जब आप इस प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तब करण सिर्फ पंचांग में दिखाई देने वाला एक छोटा सा नाम, एक टेक्निकल डिटेल ही नहीं रह जाती है। वो आपको ये समझने भी मदद करता है कि किस समय की कौन सी एक्टिविटी ओरिएंटेड क्वालिटी किस तरीके के काम के साथ में कंपैटिबल है, नेचुरली अलाइन हो सकती है। यही करण जो है इसको मुहूर्त में प्रैक्टिकली समझने का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है। अंतिम बात साथियों, दोस्तों, अब इस पूरे डिस्कशन को एक बार अपने माइंड में कनेक्ट कीजिए। अगर अब आपसे कोई पूछे कि करण क्या है तो सिर्फ इतना मत कहिएगा कि करण तिथि का आधा भाग होता है। ये करण की डेफिनेशन है, लेकिन करण की पूरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है।
असली नॉलेज तब शुरू होती है जब आपको ये समझ में आता है कि तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच के एंगुलर रिलेशनशिप से कैसे बनती है, उसके अंदर कर्ण का 6 डिग्रीज वाला डिवीजन क्यों आता है, एक तिथि में 2 चरण क्यों होते हैं, कर्ण क्यों होते हैं, 7 चर कर्ण किस तरीके से अपने सीक्वेंस में रिपीट होते हैं, और 4 स्थिर कर्ण अपने फिक्स्ड पोजीशंस पर क्यों आ जाते हैं। और इसके बाद अगला लेवल है कि कर्ण की इंटरप्रिटेशन, यानी हर कर्ण का अपना सिंबलिज्म क्या है, उसकी प्लैनेटरी एसोसिएशन क्या बताती है, इसके पीछे बिहेवियरल लॉजिक क्या है, और वही क्वालिटी व्यक्ति के प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से दिखाई दे सकती है। तो साथियों, ये था पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आगे के लिए वीडियोस के लिए कुछ सुझाव दीजिए, कुछ टॉपिक्स जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये बताइएगा, और अपने कर्ण के बारे में कुछ 2 लाइनें, 1 लाइन कंफर्म कीजिएगा कि वो वाले गुण आपके कर्ण के कारण आप में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्वालिटीज को चेक करके बताइएगा। पढ़ने वालों का भी मनोबल बढ़ता है, जिज्ञासूपन बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती, समझने की और सीखने की और आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम।